नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र की नई चुनौतियां और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर आज पटना के जगजीवन राम शोध एवं अध्ययन संस्थान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को बिहार सरकार के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र पूर्वे, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने भी संबोधित किया। इस सेमिनार में बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने क्या कुछ कहा, किन चुनौतियों और चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं पर सवाल उठाए, सुनिए बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी को। अल्प समय में ये संगोष्ठी बुलाई गई जो आज के समय में बहुत ज़रूरी था और इससे ताकत मिलती है। जो विचार पर ध्यान देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा खुराक हो गया ये। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, विशेष तौर से आयोजक सुबोध मेहता जी को, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और प्रवक्ता से ज़्यादा बढ़ करके ये थिंक टैंक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं और सामान्य पॉलिटिशियन नहीं हैं, राजनीतिज्ञ, उससे आगे बढ़ के सोचते हैं और करते हैं। इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे साथी जिनका सारगर्भित भाषण आपने सुना, भाई रामचंद्र पूर्वे जी, हम लोगों के ऊपर बराबर कुछ न कुछ आरोप लगता, बहुत कुछ यहाँ भी कह गए। विधानसभा में कोई बड़ा निर्णय लेने के पहले मैं इनसे कंसल्ट करता था। और यही हमारे बीच की कड़ी हुआ करते थे, सत्ता और विपक्ष के बीच की। चूंकि विधानसभा को चलाना स्पीकर के लिए जब तक दोनों को कंसेंट में नहीं लीजिएगा आप नहीं चला सकते हैं। तो मैं इस मर्यादा को ध्यान में रखता था। ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरे विपक्ष को हाउस से फेंकवा दिया बाहर, पिटवा दिया बाहर। ये भी हमने देखा अभी दिनों में। लोकसभा का हश्र देख रहे हैं। तो आज के लिए बड़ा ही ये सामयिक विजय है। फेंकवाना आसान है हाउस से, आप अपने विपक्ष को भगा दीजिए, फेंकवा दीजिए, पिटवा दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन इससे आप डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और आम जनता में आप अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। स्थान तो तभी ना बढ़ेगी। ये तो है ही ना कि काउंसलिंग से बात करके, समझा करके और तब एक निर्णय जब होता है तो वो सर्वमान्य निर्णय नहीं कहा जाता है। और इसीलिए जब कभी इस तरह का विवाद होता, चाहे संसद में हो, मैं तो संसद में गया नहीं, सुधाकर जी जरूर देखेंगे, इनको बुलाया जाता होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, सब कुछ हो जाएगा, मारपीट, बाहर फेंका फेंकी, सब कुछ, तो अंत में स्पीकर को बुलाना पड़ता है, विपक्ष के नेता को और विपक्ष के लोगों को, और सत्ताधारी दल के लोगों को भी बुलाना पड़ता है कि आखिर अब बताइए आप ही कैसे हाउस चलेगी, क्या होगा। तो विपक्ष कहेगा ना माफ़ी मांगिए, तो उसमें भी फिर अध्यक्ष पेंच लगाता है अपना कि सीधे माफी नहीं मांगे, कुछ न कुछ रास्ता निकालता है। तो ये मूल बात है काउंसलिंग का, कि हम कैसे डेमोक्रेसी को जिंदा रखें, ये बात है। तो मैं इसके लिए मैं अपने भाई पूर्वे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो इनका हमको हमेशा
सहयोग मिलते रहा है पूर्व में, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने एक नौजवान सांसद की बात को सुना, जो उभरता हुआ चेहरा लोकसभा का, राष्ट्रीय जनता दल का, बिहार का, सुधाकर जी का। हम इनमें बहुत सारी संभावनाओं को देखते हैं, और जिन संभावनाओं को मैं देखता हूं आगे भविष्य में देश के, राज्य के, उसमें बिहार से सुधाकर जी का नंबर 1 स्थान आता है। इसलिए मैं इनको, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि इसको और ये आगे मजबूती से बढ़ाते रहेंगे, और हम सब लोग मिलकर इनके पीछे और साथ देने का काम करेंगे। ये भी मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। विद्यार्थी जी का भी हम लोगों ने सुन लिया। पूरा देश, दुनिया का हिस्ट्री इन्होंने बताया, इतिहास बताया डेमोक्रेसी का, कहाँ से उपजा, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, हमारे भारत में क्या स्थिति है। पढ़ते लिखते रहते हैं, जानकारी रखते हैं, शोध कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों की भी कमी है। तो हम विद्यार्थी जी को भी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो विद्यार्थी जी का अचानक फ़ोन आया 10 बजे रात में हमारे पास, 11 बजे रात में, कहे कि आप कहाँ हैं। मैं सोचा कि शायद कोई सेमिनार वगैरह के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा संबंध मेरा इसी तरह का इनसे रहा है। तो इन्होंने हालचाल हमारे चुनाव क्षेत्र का पूछने लगे ये। फिर कहे कि आपसे एक आदमी जा रहे हैं मिलने के लिए, काम करेंगे वहाँ, आपकी शहर से उनको भेजिए। मतलब इनकी चिंता, फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति की ज़्यादा जो चिंता है कि किस तरह की धारा बढ़ रही है और कैसे लोगों को हाउस में जाना चाहिए, किस पार्टी को जाना चाहिए, किस विचार को जाना चाहिए, उसकी चिंता ने इनको फ़ोन करने के लिए मुझे मजबूर किया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, विद्यार्थी जी को। हरिलाल भाई भी हैं, सिविल सोसाइटी के मजबूत सिपाही हैं ये। अचानक हमको लास्ट में नज़र पड़ा कि पीछे में ही बैठे हैं। हमने आग्रह किया मैं सुबोध जी से कि सुबोध जी उनको ही बुला लीजिए, सिविल सोसाइटी की बात हो रही है, और सिविल सोसाइटी की को मजबूती के साथ ही रखने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हरिलाल जी को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी प्रबुद्धजनों को, आज यहाँ आप सब उपस्थित हैं, आज संविधान दिवस है, और थोड़ा सा घायल भी नौजवान लोग हैं। का कहिए, वोटवा तो सब दिल कही, लेकिन निकल रही है ये ना, हार के लिए ये सबके मन में उदासी कहीं ना कहीं। सब लोग सोचते हैं आखिर कैसे चला गया मेरा वोट, कहाँ चला गया मेरा वोट। तो आप इस विषय में आज आप आए हैं, इसको समीक्षा के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए, जो लोकतंत्र की नई चुनौतियां और निर्वाचन आयोग की भूमिका के विषय पर सुनने के लिए। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि न लोक है न तंत्र है, दोनों को अलग अलग खींच के अब रख दीजिए। अभी आज के तारीख में लोकतंत्र जो जोड़ा था लोगों ने, हमारे अब्राहम लिंकन की भाषा में कह रहे थे, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, वो अब नहीं है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल हो गया। लोग भी चला गया फार अवे, और तंत्र भी चला गया एक तरफ। तब लोकतंत्र रहा कहाँ? लोकतंत्र नहीं है। और जो निर्वाचन आयोग की चुनौतियां, ये भी अब नहीं है। हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, जब 2023 में संसद ने एक कानून पारित कर दिया, सुधाकर जी जानते होंगे चूंकि उसी संसद के ही सदस्य हैं अभी, कि चुनाव आयोग के किसी मेंबर के ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। एक बिल पास कर दिया, एक तरह से कानून बना दिया। तो सैया भय कोतवाल तो डर का है का ये है ज्ञानेश जी, अब उनके ऊपर केस मुकदमा कुछ हो नहीं सकता है। तब चुनौती क्या रहेगा? कोई चुनौती नहीं उनके लिए, जैसे चाहो वैसे कर दो।
दूसरी बात है कि पहले चुनाव निर्वाचन आयुक्त का सिलेक्शन होता था, जिसमें सत्ताधारी दल के एक लोग रहते थे, विपक्षी दल का नेता होता था और चीफ जस्टिस होते थे। अब उसको भी छोटा कर दिया इस सरकार ने, मोदी जी के सरकार ने कह दिया नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि चीफ जस्टिस में रहे। केवल उसके नियुक्ति के समय में जो सलाह लिया जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा, वो विपक्ष के नेता का ही लिया जाएगा और साथ ही साथ सत्ताधारी दल के, मैंने कैबिनेट के किसी और एक मिनिस्टर से ले लिया जाएगा। तो हुआ मोदी जी, अमित शाह ये हैं उसमें, तो मोदी जी और अमित शाह क्या देंगे सजेशन, कंसेंट क्या देंगे? वही ना देंगे आप हमारे पीए को बनाने दीजिए, प्राइवेट सेक्रेटरी को इसी में बना दीजिए चुनाव आयुक्त। तो ज्ञानेश्वर जी बन गए, ज्ञानेश जी जो उनके विभाग में कार्यरत थे पहले। तो अब उनके विभाग में जो काम करने वाला है वो क्या निर्णय लेगा बेचारा, क्या फैसला करेगा, क्या निष्पक्षता दिखाएगा? अब वो टीएन सेशन तो नहीं ना बनेंगे, अब तो कुरैशी साहब वो नहीं ना बन पाएंगे, तो वो तो वही ना बनेंगे जो उनके अंदर में काम किए हैं, जिस तरह से उनको सलामी देते रहे आज भी दे रहे हैं। तो अब निर्वाचन आयोग भी नहीं रह गया, न निर्वाचन आयोग है न लोकतंत्र है। हम ऐसी परिस्थिति में आके खड़ा हो गए हैं इस चुनाव के बाद। आप सब लोग मर्माहत हैं बिहार के चुनाव को देख के। मैं मर्माहत नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ा। हमको काउंटिंग के 1 घंटा पहले तक भी सब लोग धन्यवाद दे रहे थे कि अब माला उला ला के रखते हैं, सर आपको पहनाना है, यह स्थिति थी। लेकिन काउंटिंग में क्या आया, खत्म हो गए। इसलिए लेकिन इसके बावजूद मैं कोई आक्रोशित नहीं हूं अंदर से, न तो निराश हूं। इसलिए नहीं निराश हूं कि चलिए कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने या इंडिया गठबंधन का बहुत ही बहादुरी के साथ चुनाव को फेस करने का काम किया। एक तरफ 25 हेलीकॉप्टर और 12 चार्टर्ड प्लेन थी, दूसरे तरफ एक हेलीकॉप्टर। ये लड़ाई चल रही थी, इंडिया गठबंधन के पास है। एक हेलीकॉप्टर बनाम 25 हेलीकॉप्टर की लड़ाई थी। और भारत सरकार का अलग। तो हम निर्वाचन आयोग से चुनाव लड़ रहे थे, हम कोई अपने उम्मीदवार से नहीं लड़ रहे थे चुनाव, हम तो निर्वाचन आयोग से लड़ रहे थे चुनाव। कहीं निर्वाचन आयोग से कैसे लड़ रहे थे? तो जो निर्वाचन आयोग कुछ वर्ष पहले 6 महीना पहले लगा देता था आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता जिसको कहते हैं, आई तो चुनाव के दरमियान भी आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता। मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि ऑब्जर्वर की नियुक्ति इसलिए की गई, जो बाहर से आरओ के साथ ऊपर में, कि वहां के खर्चों को भी देखेगा, आदर्श आचार संहिता के अनुकूल है कि नहीं। तो ये क्या देखेंगे? किसी भी ऑब्जर्वर से पूछिए, एक बार भी कहीं गया हो। हाँ, एक बात जरूर कर रहा था मेरे समझ से, कि ऑब्जर्वर और प्रशासन मिलके इनके धन को सही जगह पर चुनाव क्षेत्र में पहुंचवाने का काम कर रहा था। उसका 1-2 उदाहरण मैं दे देता हूं। जो पेट्रोल पंप था कई उनके नजदीक के, उन पेट्रोल पंपों पर रखवा दिया गया करोड़ों रुपया। आज जिसको कहेंगे उसको वहां से चला जाएगा, बस आसानी से हो जाएगा ऑपरेट। व्यवहारिकता में हम कह रहे हैं, देखिए ये बात। तो उसके बारे में क्या कहा जाए? तो हम तो जो लड़ रहे थे अडानी जी के पैसा से लड़ रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे, बिहार सरकार से लड़ रहे थे, भारत सरकार से लड़ रहे थे, और चुनाव आयोग से भी डायरेक्ट हमारा कन्फ्रंटेशन चल रहा था। तो हम हारे कहाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि 25 हेलीकॉप्टर बनाम 1 हेलीकॉप्टर था,
हम उसमें थे, इसलिए मैं हारा नहीं हूँ। हार के भी मैं जीता हूँ और आम जनता इन बातों को समझ रही है। हम धन्यवाद देते हैं अपने लीडरशिप को, नेतृत्व को, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को। हाँ, एक बात में हम फिर कहेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चर्चाएं चली, आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। और आंतरिक लोकतंत्र अगर हम अपेक्षा करते हैं सत्ताधारी दल से, तो हम अपेक्षा करते हैं दलों में भी, वहाँ भी आंतरिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए और खुल के चर्चा होनी चाहिए किन बातों पर। ये भी एक बात है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए है और मेरे लिए नहीं है, हम सब लोगों को मिलजुल करके इसका पालन करना होगा, तभी डेमोक्रेसी बचेगी, और नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। साथियों, इससे ज़्यादा जो मैं देखा, जितना बाहुबली है, धन बल है, हिंसा है, सांप्रदायिकता है, जितना चीज है, वो सब इसी में हमको पीछा कर रहा था, सब इसी में। और हम लोग भी वैसे ही थे। हम लोग कहते हैं 10,000 वाले हैं, 10,000 ने हरा दिया। 10,000 ने हमको हराया नहीं है, देश के लोकतंत्र को हराया है, देश के आम गरीब जनता को हराने का काम किया, उस जिसके हाथ से लगाम जाएगा। आज संविधान दिवस है, हम उस महान व्यक्ति के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हैं, जिस व्यक्ति ने इस संविधान को बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कि गांधी जी का भी समर्थन, संपूर्ण समर्थन प्राप्त था जब इन्होंने बनाया था। तो और उसने जो वोट का आपको अधिकार दिया, हमको अधिकार दिया, शायद वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो आज हम सब लोग यहाँ संगोष्ठी में नहीं बैठे होते, ये नहीं मिल सकता था। ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये संविधान को जाता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया था। जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो आर्टिकल 19 कहता है, जो आर्टिकल 14 कहता है, उसको अब समाप्त किया जा रहा है। चूँकि अब कानून भी बराबर नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है, अब तो धीरे धीरे करके उसको काट दिया जा रहा है। जैसे घून लगना कहते हैं, वो घून लग रहा है। अब क्या है, अब कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं। तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं कि अब कोई मीडिया का लोग तो छापना भी नहीं चाहता। सही बात, सुबह से शाम तक जो दिल्ली में तय होता है, जो एजेंडा तय होता है दिल्ली में, सभी अखबारों को, प्रेस को, टीवी को चला जाता है, यही चलाना है दिन भर, दूसरा नहीं। सवाल पूछना चाहिए सत्ताधारी दल से, तो सवाल पूछता विपक्ष से। यही है हम लोगों का अभी मीडिया है, और उसी में हम सब लोग देखते रहते हैं कौन का कहल के खोज करके हायर करके ले आता है कदू, एक आध को बिठा देगा दाढ़ी टोपी वाला के कि विरोध में बोले, और उसको 5,000 10,000 रुपया दे देता है, और दिन भर सुबह से शाम तक उसी को चलाते रहेगा बैठा के। उसी तरह से दलितों में भी है, आदिवासियों में भी है, खोज के ले आता है कि उसके अनुकूल बात बोले और उसे बुलवाता है। हम सब लोग सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यही वही भाषा आम जनता की नहीं है जो मीडिया टीवी में आ रहा है। मीडिया और टीवी की भाषा अलग है, याद रखें हम लोग। इसलिए हम लोग आम जनता की भाषा को पहचाने, आम जनता के लिए चलें। ठीक है, सत्ता में चले गए, सरकार बना लिया, सरकार बनाना एक बात है, चलाना इतना आसान नहीं है। क्या कहा हमारे बिहार का एक मंत्री, बोलता है अपराधियों को बिहार छोड़ के भागना होगा और नहीं तो हम पताल लोक में भेज देंगे। अरे भाई, पताल लोक और बुलडोजर के लिए कानून बना है, कानून। मंत्री का काम है कानून को लागू करवाने के लिए अपने एजेंसी को तेज करना, और वो न्यायपालिका से होगा। लेकिन अब न्यायपालिका कहाँ है भाई? अब तो प्रशासन के लोग बुलडोजर जाके उड़ा दे रहा है। अब कहाँ रहा? अगर ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते रहे बिहार में भी,
और वो लक्ष्य कर रहे हैं किसको? लक्ष्य कर रहे हैं कुछ खास कम्युनिटी के लोगों को, जानबूझ के वो लक्ष्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लक्ष्य करने से, इस तरह की बात को बोलने से दूर रहना चाहिए। इससे डेमोक्रेसी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। डेमोक्रेसी नहीं इससे झलकती है, इससे डिक्टेटरशिप की बू आती है, इससे सामंतवाद की गंध निकलती है, इससे गैर मानवता की गंध निकलती है। 10 साल से 15 साल से जिस क्वार्टर में रह रहे हैं, उस क्वार्टर को अचानक आप कहते हैं खाली कर दीजिए राबड़ी देवी को। क्या बात है भाई, रातों रात बदल गई सरकार। तो अभी आप पूर्वे जी ने ठीक ही कहा कि सरकार लोकलाज से चलती है, लोकतंत्र भी लोकलाज से चलता है, और देखा जाता है क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा ना करिए कि खाली बिढ़नी के खोता में हाथ लगा के हाँ उसका उकसाते चलिए, तो बिढ़निया घेर ले तो बता बचवा तो नहीं है। बिढ़निया देख ले ही ना, जब खोता में जाइएगा आग लगाने के लिए गांव में, बिढ़नी के खोता में, या बिढ़नी के खोता तो छोड़ दिए, मधुमक्खी के जाइए आग लगाने, तो सबसे पहले मधुमक्खी सबसे पहले आप ही में जाके लपट जाएगी, मुंह कान नाक में सब में लपट जाएगी। है जरी सा 5 ग्राम के है, लेकिन ऐसा लपटतवा कि तोरा बाप बाप करा देतवा और छोड़ के भागवा तू वहाँ से। तो ऐसी स्थिति पैदा ना होने दे। इस तरह के बयानों से उस तरह की शक्ति को प्राथमिकता मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये स्थिति है साथियों। चुनाव सुधार के भी बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं। हमको याद है PUCL का, पूर्वे जी को याद होगा, उस जमाने में हम लोग कितना PUCL के मीटिंग करते थे, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, आज भी है। एक समय में देश में PUCL का बड़ा नाम था, क्योंकि जस्टिस PN भगवती इसको रिटायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो भी इसकी अगुवाई कर रहे थे। जस्टिस DA देसाई जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ये सब लोग इसमें आगे अपनी भूमिका निभा रहे थे। तारकुंडे जी भी थे उस समय, जीवित थे, VM तारकुंडे, जस्टिस VM तारकुंडे, जिन्होंने बनाया था। तो ये सिविल सोसाइटी जो बनाया था उन्होंने, इसलिए इसका मकसद था कि आम जनता में डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को जागृत किया जाए। अब तो ठीक ही कहा विद्यार्थी जी ने भी, अब सिविल सोसाइटी रहा कहाँ। अब 14 में सभी सिविल सोसाइटी को नोटिस देके बंद करा दिया गया, करीब करीब धीरे धीरे करके सभी लोगों को बंद करा दिया। आज जो बचे खुचे हैं उस पर लगाम जारी है, तेज हैमरिंग हो रहा है। अभी 2-4 को बचा हुआ है, वो तेजी के साथ उस पर वो खत्म हो जाएंगे वो भी। तो जो परिस्थिति है वो संसद और विधानसभा में दोनों जगह पर अपराधीकरण हो गया। हम आप माने या ना माने, अपराधीकरण हो गया है। वैसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है और वही लोग हम लोगों को अभिलेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, समझते हैं। आगे आने वाले दिनों में इसका जरूर मौका मिलेगा, इलाज होगा, सब होगा। और हमारा राज्य तो बड़ा ही बहादुर राज्य है, सुशासन का राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है। बिहार को युवा बिहार कहा जाता है देश में। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा 5 किलो अनाज बिहार में बट रहा है कहते हैं। तो 5 किलो अनाज क्यों बट रहा है? गरीबी है तब ना। तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। तो इसका माने 140 करोड़ की आबादी वाले में 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, तो 40 अभी 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है, भुखमरी पर है, के कगार पर है। उनका शो करता है। अब फिर शो कैसे करे, कैसे सब बात है? इतना न सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। CAG का रिपोर्ट आता ही नहीं है। अब बिहार CAG ने रिपोर्ट दिया
कि 60,000 करोड़ का कोई हिसाबे नहीं मिल रहा है बिहार में। अब लोक लेखा समिति क्या करेगी भाई? एक शब्द अब नहीं छपा। उसके बाद काम है लोक लेखा समिति को देखना। अब देखें क्या होता है। 60,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है कहीं से भी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कंप्यूटर ऑडिटर जनरल महालेखागार के ऑफिस का रिपोर्ट है, जो बिहार विधानसभा में ले हुआ। चंद ही कॉपी ले हुआ, बाकी गायब हो गए कोरम पूरा करके। उसी तरह से जो दिल्ली में सीएजी है, उसका तो रिपोर्ट ही आजकल नहीं आ रहा है। जैसे जंगल राज कहा जाता, तो सेंट्रल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है। आवेगा तब ना आदमी समझेगा भाई कि क्या क्या अपराध उस समय, क्या क्या अपराध इस समय आने नहीं दिया जा रहा। उसी तरह से स्टेट का है। आंख पर एक पर्दा डाला जा रहा है कि हम जो दिखाएं वही आप देखिए, हम जो बताएं वही देखिए। केवल ध्वज कितना ऊंचा हम देश में लहरा दिए अयोध्या में, इसी को देखते रहिए, बाकी सब बात कुछ मत देखिए और उसी का जिंदाबाद करिए। ये है हालात अभी। अरे भाई दिखाइए दिखाइए, लेकिन एक और बात सत्य है विज्ञान का, कि विज्ञान कहता है कि जानो और तब मानो। ये संविधान कहता है कि जानो और तब मानो, और आप कह रहे हैं कि पहले मान लो और तब जानना। अब उसका दिन लदेगा, आगे आने वाले दिनों में पूरे देश में लद जाएगा इसका दिन, पहले जानो और तब मानो का नहीं चलेगा, क्योंकि बेरोजगारी तो खोजेगा ना लोग भाई। ठीक उसी तरह से पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वेदांता। पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वेदांता। वेदांता को मुफ्त जमीन दी गई है, दिया हुआ है सरकार के द्वारा, और ये उसमें एग्रीमेंट में है कि 20% रोगी का, गरीब रोगी का इलाज करेंगे। ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन एक भी रोगी, अगर किसी गरीब आदमी का मरीज डेथ कर गया तो डेड बॉडी तक नहीं देता है, जब तक कि ज़मीन नहीं बेच दे, अपना खेत नहीं बेच के आ जाए। ये स्थिति है। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर एम्पायर बना के रखा है कि किसी को पहुँचने भी नहीं देता है। आप यहाँ जाइएगा तो आपको मरीज तक नहीं पहुँचने देगा। 10 जगह चेकर लगाए हुए हैं, आप पहुँच ही नहीं सकते। तो ये सब काम किसके लिए हो रहा है? ये सब काम हो रहा है पैसे वाले लोगों के लिए, और वो गरीब आदमी के लिए तो हॉस्पिटल खोला नहीं। तो मैं आज के तारीख में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्याय बुलडोजर से नहीं आएगी। न्याय बुलडोजर से नहीं झलकती है, और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, एक भी अंचल में काम बिना पैसा के नहीं होता है। एक भी थाना में केस का सुपरविजन बिना पैसा के नहीं होता है। यह है भ्रष्टाचार की सीमा, अभी और ही बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना दूर तक और बढ़ेगा। लेकिन एक यहाँ से संकल्प लेके जाइएगा कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और हम इस चुनाव आयोग को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते हैं। ये सरकार मशीन का है, डेमोक्रेसी का नहीं है। ये सरकार मशीन की सरकार बनी हुई है, ईवीएम की सरकार है, अन्याय की सरकार है। तो अन्याय की सरकार कितने देर चलेगी? नहीं चलेगी। हम इसको आगे चल के जमीन पर उतारने का काम करेंगे, यथार्थ को। और जरूर वो अवसर आएगा जब अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा, तो सवेरा भी होती है। भले 20 साल लगेगा, भले 1000, 2000, 10,000 लोग, 1 लाख कटेंगे, मरेंगे, लेकिन सवेरा होगा। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस इतना ही कह के हम नए सवेरा के खोज में चलें, और कहीं से भी उदासी नहीं रखें। और विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को मैं अपनी धन्यवाद देता हूं
कि आप अपने उत्साह को बनाए रखिए, सही माने में लड़ने का रास्ता खोजिए और सही ढंग से आम जनता के साथ संपर्क में रहिए। इसी से फिर हम लोगों की सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो ऐशो आराम के लिए नहीं, सरकार बनेगी तो यहाँ की आम जनता की सेवा के लिए बनेगी। यही संकल्प लेके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।